हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे शल्य तंत्र के अंतर्गत डिजीज ऑफ स्प्लीन को, प्लीहा विकार को। यहाँ पर एनसीआईएमएस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ को नोट डाउन कर लो कि जो सर्जिकल एनाटोमी है इसकी और जो फिजियोलॉजी है वो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको आप स्किप कर सकते हो। दूसरी चीज़ यहाँ पर है सहज विकार, कंजेनाइटल एनोमेलीज, इसको भी आप छोड़ सकते हो। क्वेश्चन पेपर में मैंने अभी तक इसका क्वेश्चन नहीं देखा है, तो आप इसको छोड़ सकते हो। तो दोनों चीज़ें आप छोड़ दीजिए, सर्जिकल एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी और सहज विकार को आप स्किप कर दीजिए। इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर, दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एक तो है स्प्लेनिक रप्चर, ये पूछा जा सकता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्प्लेनोमेगाली, ये पूछा जा सकता है। तो आज की वीडियो में हम देख रहे हैं स्प्लेनिक रप्चर को या फिर स्प्लेनिक ट्रोमा को। दोनों नाम से आ सकता है कि भाई स्प्लेनिक रप्चर को समझाओ या फिर स्प्लेनिक ट्रोमा को समझाओ। तो समझते हैं इसको क्या होता है। ये स्प्लेनिक रप्चर नाम से समझो बेटा, स्प्लेनिक रप्चर, रप्चर मतलब एक तरह से टीयर लग जाना, कट लग जाना, ठीक है। तो स्प्लीन के अंदर कट लग जाना या फिर टीयर लग जाना, उसी को अपन क्या बोलेंगे, स्प्लेनिक रप्चर। तो लिखेंगे क्या, स्प्लेनिक रप्चर मींस ए टीयर इन द स्प्लीन दैट कॉजेज ब्लड टू लीक इनटू द एब्डोमेन। सिंपल सा है, स्प्लेनिक रप्चर का मतलब क्या है, क्या हो जाना, स्प्लीन के अंदर एक टीयर का लग जाना, कट का लग जाना, जो क्या करेगा, क्या कोस करेगा, ब्लड का लीक हो जाएगा। ब्लड लीक हो जाएगा कहां पर, इनटू द एब्डोमेन, एब्डोमेन के अंदर। तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि स्प्लेनिक रप्चर या स्प्लेनिक ट्रोमा का मतलब क्या, स्प्लीन के अंदर एक छोटा सा कट लग जाना जिसकी वजह से क्या हो, ब्लड लीक हो जाए कहां पर, एब्डोमेन के अंदर। आगे बात करें, द स्प्लीन इज द मोस्ट कॉमनली इंजर्ड ऑर्गन फॉलोइंग ब्लंट एब्डोमिनल ट्रोमा। अब क्या होता है भैया, यूं बोल रहे हैं कि मोस्ट कॉमन इंजर्ड ऑर्गन कौन सा है, स्प्लीन है, किसके अंदर, ब्लंट एब्डोमिनल ट्रोमा के अंदर। अब ब्लंट एब्डोमिनल ट्रोमा क्या होता है, ब्लंट एब्डोमिनल ट्रोमा का मतलब होता है कि जिसके अंदर क्या हो, ऐसी चोट लगे, जैसे मान लो कि किसी ने मुक्के से मार दी हो, ठीक है, तो कैसा लगेगा, बाहर से ऐसा कुछ नहीं दिखेगा अपनों को कि ब्लड लीक आउट हो गया है या फिर ऐसा कट लग गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं दिखेगा, लेकिन इंटरनल ऑर्गन डैमेज होंगे, ठीक है। जैसे मान लो कोई रोड साइड एक्सीडेंट हो गया, आदमी गिर गया, अब गिर गया तो पेट में उसके चोट लग गई, भले उस वहां से ब्लीडिंग मत हो लेकिन इंटरनली लग जाए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ब्लंट एब्डोमिनल ट्रोमा। मान लीजिए किसी ने मुक्का मार दिया, वो हो गया, कोई पेड़ से गिर गया, ये सारी चीजें क्या आ जाएगी, ब्लंट एब्डोमिनल ट्रोमा के अंदर आएगी। अब और क्या बोल रहे हैं, सेकेंड मोस्ट कॉमनली इंजर्ड ऑर्गन आफ्टर पेनिट्रेटिंग एब्डोमिनल ट्रोमा, ठीक है। अब सेकेंड मोस्ट क्या है, इंजर्ड ऑर्गन है किसके अंदर, पेनिट्रेटिंग एब्डोमिनल ट्रोमा के अंदर। पेनिट्रेटिंग एब्डोमिनल ट्रोमा क्या होता है, मान लो किसी ने गोली मार दी, ठीक है, या फिर क्या हुआ, छुरा घोंप दिया, चाकूबाजी हो गई। तो ऐसे में क्या होगा, जैसे ही कोई चाकू मारता है या बंदूक की गोली मार देता है, तो उससे क्या होगा, पहले कौन सा ऑर्गन इंजर्ड होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। फर्स्ट ऑर्गन जो है, जो पेनिट्रेटिंग एब्डोमिनल ट्रोमा के अंदर क्या होता है, इंजर्ड होता है, वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। और हम बोल रहे हैं कि सेकेंड मोस्ट कॉमनली इंजर्ड ऑर्गन आफ्टर पेनिट्रेटिंग एब्डोमिनल ट्रोमा वो कौन है, हमारी स्प्लीन है, ठीक है। अब देखो इटियोपैथोजेनेसिस आखिरकार क्यों होता है, तो मैंने अभी आपको बताया, ब्लंट इंजरी, ठीक है। ब्लंट इंजरी किसके अंदर, एब्डोमेन के अंदर। कैसे कैसे हो सकती है, लेफ्ट साइड इंजरी, लेफ्ट में हमारी स्प्लीन रहती है, तो भाई वहां पर किसी ने मुक्का मार दिया या किसी भी कारण से इस टाइप की इंजरी हुई जिसमें बाहर से चोट लग गई, इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो गए, लेकिन बाहर हमको कुछ भी नहीं दिखा ब्लड वगैरह, लेकिन इंटरनल चोट लग गई, ठीक है, कहां पे, स्प्लीन के अंदर, उससे क्या हो जाए, स्प्लीन के अंदर कट लग जाए। सेकेंड, लेफ्ट रिब फ्रैक्चर। अब क्या हो गया, मान लो जो रिब केज है, जो रिब से हमारी पसलियां हैं, उसके अंदर फ्रैक्चर हो जाए, तो हड्डी टूटेगी, तो नुकीले नुकीले उसके अंदर क्या हो जाते हैं, धार हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या हो जाए, स्प्लीन के अंदर कट लग जाए। अब बाहर से तो आपको दिख नहीं रहा है कि रिब टूटी है, क्या हुआ है, चोट तो लग गई है, लेकिन इंटरनली वो क्या होगा, वो रिब टूट के स्प्लीन को चोट पहुंचा दे, तो वो भी क्या हो जाएगी, ब्लंट इंजरी एब्डोमेन के अंदर कहलाएगी, लेफ्ट रिब फ्रैक्चर। फॉल फ्रॉम ट्री, ट्री से कोई गिर जाए, झाड़ से कोई नीचे गिर जाए, रोड साइड एक्सीडेंट, ठीक है, ये सारी चीजें किसके अंदर आएगी, ब्लंट इंजरी एब्डोमेन के अंदर। पेनिट्रेटिंग इंजरी टू दी एब्डोमेन, मैंने बताया आपको, गन शॉट, स्टेबिंग, स्टेबिंग का मतलब होता है छुरा मार देना, ठीक है, चाकू मार देना, तो इसकी वजह से हो जाएगा। स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ द स्प्लीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब यहां पर क्या होगा, सम पैथोलॉजिकल कंडीशन लाइक मलेरिया
हीमोलाइटिक एनीमिया, ल्यूकेमिया, इसकी वजह से भी स्प्लीन रप्चर हो जाती है। ये है समझाने वाली चीज। अभी तक तो सारा समझ में आ रहा था, यहाँ आके दिक्कत आ गई होगी बुक के अंदर। तो भाई ये क्यों होता है समझाता हूं। देखिए सबसे पहले क्या देखते हैं अपन, मलेरिया। देखिए मलेरिया के अंदर होता क्या है, अपनों को पता है, जो पैरासाइट रहता है मलेरिया का, प्लाज्मोडियम, वो क्या करता है, जो हमारी आरबीसी रहती है, रेड ब्लड सेल्स रहती है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन रहता है, एचबी रहता है, तो उसी को टारगेट करके उस आरबीसी को रीशेप कर देता है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, लगातार आरबीसी मरती जाएगी। ठीक है, आरबीसी डेथ होती जाएगी। और आप जानते हैं कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कौन है, स्प्लीन है। तो भाई कोई भी मरा है तो तुरंत कहां जाएगा, कब्रिस्तान के अंदर जाएगा। तो जैसे ही मलेरिया की वजह से आरबीसी मरेगी तो कहां पहुंचेगी, स्प्लीन के अंदर पहुंचेगी। पर ये नॉर्मल कंडीशन है क्या, नहीं है, एबनॉर्मल कंडीशन है, क्योंकि किसी डिजीज की वजह से आरबीसी मर रही है। पहले नॉर्मली क्या चल रहा था कि भाई यार 120 दिन पूरे हुए, आरबीसी मरी, स्प्लीन के पास गई, स्प्लीन ने बोला स्वागत है भैया आपका, उसका निस्तारा उसने लगा दिया। लेकिन यहां पर क्या हुआ, किसी कारणवश मलेरिया की वजह से, प्लाज्मोडियम की वजह से क्या हो गया, आरबीसी ज्यादा मरी, स्प्लीन के पास गई तो स्प्लीन के ऊपर क्या हो गया, एक्स्ट्रा वर्क हो गया। अब वो कह नहीं सकते कि मलेरिया कितना हेवी है, जितनी ज्यादा मरेगी आरबीसी उतनी ज्यादा स्प्लीन के पास जाएगी, तो स्प्लीन का वर्कलोड बढ़ गया। तो जैसे ही स्प्लीन का वर्कलोड बढ़ जाएगा तो स्प्लीन के अंदर हाइपरप्लासिया हो जाता है, स्प्लीन की साइज बड़ी हो जाती है और उसकी वजह से उसके रप्चर होने के खतरे बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से स्प्लीन रप्चर होती है। समझ में आ रहा है। सेकेंड देखो, हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया में क्या होता है, हीमोलाइटिक एनीमिया में भी क्या होता है कि आरबीसी की डेथ होती है। ठीक है, और आरबीसी की डेथ होती है, लेकिन जो बोन मेरो के अंदर आरबीसी बनती है हमें पता है, लेकिन जो बोन मेरो से आरबीसी बन रही है वो उतने अमाउंट में नहीं बन पाती है जितनी आरबीसी मर रही है। तो आरबीसी लगातार मरती रहती है तो वापस ज्यादा मरेगी। हीमोलाइटिक एनीमिया की वजह से तो कहां पहुंचेगी, वापस स्प्लीन के अंदर पहुंचेगी, वापस वर्कलोड बढ़ा, वापस हाइपरप्लासिया हुआ, वापस स्प्लीनिक कैप्सूल बड़ा होगा और उसके रप्चर होने के खतरे बढ़ जाएंगे या फिर रप्चर हो जाएगा। तो वो कौन सी कंडीशन आ जाएगी, पैथोलॉजिकल कंडीशन आ जाएगी स्प्लीन के रप्चर होने की। आगे बात करें ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया को बोला जाए तो क्या है, ब्लड कैंसर। ठीक है, ब्लड के अंदर क्या हो जाता है, डब्ल्यूबीसी सेल्स की संख्या लगातार बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से आरबीसी की संख्या कम हो जाती है। साथ ही साथ ये कहां कहां होता है भाई, ब्लड के अंदर तो होता ही होता है, बोन मेरो के अंदर भी होता है, तो नई आरबीसी को भी नहीं बनने देता है। तो उसकी वजह से भी क्या होता है, यहां पर हमें स्प्लेनिक रप्चर देखने को मिलता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं ईएट्रोजेनिक। ईएट्रोजेनिक का मतलब क्या, स्प्लेनिक कैप्सूल में भी रप्चर्ड ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर। किसी सर्जरी के दौरान क्या हो जाए, स्प्लीन रप्चर हो जाए, उसके अंदर कट लग जाए, तो उसको अपन बोलते हैं ईएट्रोजेनिक कॉज ऑफ स्प्लेनिक रप्चर। समझ में आ रही है। आगे देखते हैं इसके टाइप्स को, कि इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो इसके टाइप 3 होते हैं, एक्यूट स्प्लेनिक रप्चर, डिलेड स्प्लेनिक रप्चर, ओकल्ट स्प्लेनिक रप्चर। समझते हैं एक एक को। सबसे पहला देखो एक्यूट स्प्लेनिक रप्चर। ठीक है, एक्यूट स्प्लेनिक रप्चर को एक शॉर्ट नाम दूं तो वो क्या है, इमीडिएट रप्चर। ठीक है, तुरंत रप्चर होना। देखो लिखना क्या है, व्हेन द स्प्लीन रप्चर्ड इमीडिएटली आफ्टर इंजरी, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्यूट स्प्लेनिक रप्चर। क्या हो जाए, चोट लगी, इंजरी लगी और तुरंत क्या हो जाए, स्प्लीन के अंदर कट लग जाए, स्प्लीन का रप्चर हो जाए, तो वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आएगा, एक्यूट स्प्लेनिक रप्चर। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके अंदर क्या इंजरी क्या होगी, मैंने बताया आपको, ट्रॉमा हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना। ठीक है, आगे देखो इसके अंदर क्या होगा, पेशेंट शोज सिम्टम राइट अवे। तुरंत आपको सिम्टम देखने को मिलेंगे, क्या, पेन देखने को मिलेगा, इंटरनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, शॉक देखने को मिलेगा। शॉक क्यों देखने को मिलेगा आगे बताऊंगा। हाइपोवोल्यूमिक शॉक हो जाता है, क्यों होता है, क्योंकि ब्लड लॉस ज्यादा हो जाएगा तो पेशेंट शॉक में चला जाएगा। तो ये कब होगा, तुरंत इंजरी के तुरंत बाद। ठीक है, एक्यूट स्प्लेनिक रप्चर को हमने नाम दिया इमीडिएट रप्चर, जो तुरंत रप्चर हो जाए। व्हेन द स्प्लीन रप्चर इमीडिएटली आफ्टर इंजरी, चोट लगी और तुरंत स्प्लीन रप्चर हो गई, उसको बोलेंगे एक्यूट स्प्लेनिक रप्चर, जिसमें क्या होगा, तुरंत सिम्टम देखने को मिलेंगे, पेन, इंटरनल ब्लीडिंग और शॉक। सेकेंड देखिए डिलेड स्प्लेनिक रप्चर, इसको मैंने नाम दिया है लेट रप्चर। नाम से पता चल रहा है डिलेड, जो लेट हो जाए। व्हेन द स्प्लीन डज नॉट रप्चर इमीडिएटली बट रप्चर आफ्टर सम टाइम, कुछ घंटों में या फिर डेज में, तो उसको अपन बोलेंगे डिलेड स्प्लेनिक रप्चर। भाई क्या हो जाए, स्प्लीन तुरंत इमीडिएटली रप्चर नहीं होके कुछ समय के बाद रप्चर हो जाए, तो उसको अपन बोलेंगे डिलेड स्प्लेनिक रप्चर। नाम से पता चल रहा है डिलेड,
ठीक है। एक्यूट मतलब तुरंत, डिलेड मतलब कुछ समय के पश्चात। तो नाम याद कर लोगे तो अंदर क्या लिखना है वो तो खुद ब खुद ही याद हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, इनिशियली स्टेबल पेशेंट, प्रारंभ में हमें क्या होगा, स्टार्टिंग में पेशेंट हमें स्टेबल लगेगा कि हाँ यार पेशेंट की कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ समय के पश्चात क्या देखने को मिल सकता है, ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है और पेन देखने को मिल सकता है, ठीक है। समझ में आया। आगे देखो, ओकल्ट स्प्लेनिक रप्चर, इसका मतलब क्या, नया नाम आ गया भाई। इसको हमने नाम दिया है हिडन रप्चर, ठीक है, छुपा हुआ रप्चर। इसके अंदर क्या होगा, ये हिडन साइलेंट रप्चर ऑफ द स्प्लीन, ठीक है, पता ही नहीं चला और अंदर क्या हो गई, स्प्लीन डैमेज हो गई। नो ऑब्वियस सिम्टम ऑफ फर्स्ट, स्टार्टिंग में हमें कोई सिम्टम देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन यदि डायग्नोस किया जाए, डायग्नोसिस ऑफन फाउंड लेटर, यदि डायग्नोसिस किया जाए, लाइक हमने उसकी सीटी स्कैन करी या फिर कोई भी सर्जरी करी उस चोट से रिलेटेड, उस टाइम हमें दिख गया कि भाई यार इसके अंदर स्प्लीन भी रप्चर हो गई है, तो ये कौन सा हो जाएगा, हिडन रप्चर, या इसको नाम से बोल रहे हैं अपन क्या, ओकल्ट स्प्लेनिक रप्चर। तो समझ में आ रहा है, एक्यूट मतलब तुरंत, तुरंत सिम्टम दिखाएगा, तुरंत स्प्लीन रप्चर होगी। डिलेड मतलब कुछ समय के बाद होगी और कुछ समय के बाद सिम्टम दिखेंगे। ओकल्ट मतलब साइलेंट, हिडन, पता ही नहीं चला और रप्चर हो गई और बाद में किसी डायग्नोस्टिक टूल के द्वारा हमने पता करा, तो वो हो जाएगा कौन सा, ओकल्ट स्प्लेनिक रप्चर। आगे देखो, क्लिनिकल फीचर्स क्या देखने को मिलेंगे, तो लेफ्ट अपर एब्डोमिनल पेन, सिंपल सी चीज है, लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट अपर एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेन इन लेफ्ट शोल्डर कोल्ड केहर्स साइन, ठीक है, कहां होगा, जो लेफ्ट शोल्डर है उसके अंदर पेन देखने को मिलेगा, जिसे हमें केहर्स साइन बोल रहे हैं। ये क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि क्या होता है, जो स्प्लीन जैसे ही डैमेज होती है तो ब्लड लीक होता है, वो ब्लड क्या करता है, जो डायफ्राम है उसको इरिटेट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो फ्रेनिक नर्व रहती है उसके अंदर इरिटेशन होता है और उसके अंदर इरिटेशन होने से क्या होता है, रिफर्ड पेन देखने को मिलता है। कहां पे, लेफ्ट शोल्डर में। समझ में आ रही है भाई, क्यों हो रहा है लेफ्ट शोल्डर में पेन, इसलिए हो रहा है क्योंकि ब्लड जो लीक हुआ है स्प्लेनिक रप्चर की वजह से वो डायफ्राम को इरिटेट करता है। डायफ्राम क्या करता है, फ्रेनिक नर्व के अंदर इरिटेशन कोज करता है, जिसकी वजह से रेफर्ड पेन देखने को मिलता है लेफ्ट शोल्डर में, जिसको अपन बोलते हैं केहर्स साइन। आगे देखो, बैलेंस साइन, बैलेंस साइन का मतलब क्या, टेंडरनेस प्रेजेंट ऑन लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमन, यदि लेफ्ट साइड में हमें क्या देखने को मिले, टेंडरनेस देखने को मिले तो उसको बैलेंस साइन बोलते हैं। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि ब्लड वहां पर लीक हो जाता है स्प्लेनिक रप्चर की वजह से, ठीक है। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक देखने को मिलता है, वो मैंने बताया सही, आपको ज्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा तो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं, इन्वेस्टिगेशन क्या करवाना है, तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर आपको ध्यान रखना है, रूटीन ब्लड टेस्ट करवाना है, सीबीसी डब्ल्यूबीसी वगैरह सारी चेक करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। स्ट्रेट एक्सरे, एक्सरे करवाना पड़ेगा कि कोई रिप फ्रैक्चर तो नहीं हो गई भाई उसकी वजह से, तो कहीं स्प्लेनिक रप्चर नहीं हो गया हो, इंटेस्टाइनल परफोरेशन तो नहीं हो गया है। स्प्लेनिक आउटलाइन को अपन देखेंगे कि भाई यार स्प्लीन के आउटलाइन में कोई हमें डैमेज तो नहीं देखने को मिल रहा है, तो वो एक्सरे में दिख जाएगा। यूएसजी एब्डोमन, भाई सोनोग्राफी करवानी पड़ेगी, इससे तो हमको कंप्लीटली आइडिया लग जाएगा। सीटी स्कैन ऑफ एब्डोमन, सीटी स्कैन करवानी पड़ेगी, ज्यादा हमें कॉम्प्लिकेटेड केस लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है सोनोग्राफी से, एक्सरे से, तो फिर वहां पर सीटी स्कैन करवाना पड़ेगा। आगे देखो, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में क्या करेंगे, इमरजेंसी स्प्लेनेक्टोमी, क्या करेंगे, स्प्लीन को कंप्लीटली रिमूव आउट कर देंगे बॉडी से। कब करेंगे, इफ देयर इज लार्ज लेसरेशन ऑन स्प्लीन, भाई बहुत बड़ा कट लग चुका है स्प्लीन के अंदर तो स्प्लीन को हटाना ही है। एक्टिव हेमोरेज विथ हाइपोटेंशन, यदि लगातार ब्लड लॉस हो रहा है साथ ही साथ बीपी भी कम हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में हमें स्प्लीनेक्टोमी करना पड़ेगा। आगे बात करते हैं, इमरजेंसी कंडीशन बन रही है कि हाँ यार काटना ही पड़ेगा और इसको कट करके बाहर निकालना ही पड़ेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, शुड बी परफॉर्म्ड स्प्लीनेक्टोमी, ठीक है। अब माइंड में आया भैया आपके कि यार स्प्लीन को ही बाहर निकाल दिया, भैया आदमी जिंदा कैसे रहेगा, इसको भी क्लियर आउट कर देता हूं बेटा। स्प्लीन जो रहती है हमारी हेल्पर ऑर्गन है, ना कि नेसेसरी ऑर्गन है। ध्यान से मेरी वर्डिंग पे ध्यान रखना, हेल्पर ऑर्गन है ना कि नेसेसरी ऑर्गन है, भाई सहायक अंग है ना कि आवश्यक अंग है, ठीक है। स्प्लीन के काम क्या रहते हैं भाई, एक तरह से आरबीसी जो रहती है, डेड आरबीसी, उसका निस्तारण करना, तो वो काम लीवर कर देता है काफी हद तक, ठीक है। आरबीसी का न्यू फॉर्मेशन बोन मेरो कर देती है, भाई इन्फेक्शन से बचाने का काम लिम्फेटिक सिस्टम कर देता है। तो स्प्लीन के बाहर निकलने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यही रहता है कि जो इम्यूनिटी रहती है वो थोड़ी वीक हो जाती है। कोई भी इन्फेक्शन ऐसे पेशेंट के अंदर होता है तो उसका तुरंत हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है, बस ये रहता है। बाकी बाहर निकालने से, स्प्लीन को हटाने से बॉडी को ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा।
पार्शियल स्प्लीनेक्टोमी व्हेन वन पोर्शन इज डिवॉइड ऑफ सर्कुलेशन एंड ब्लड सप्लाई ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन इज प्रिजर्व्ड। अब क्या हो जाए, मान लो स्प्लीन का एक हिस्सा डिस्टर्ब हो गया है, एक हिस्सा क्या हो गया है, डैमेज हो गया है, और बाकी जो सर्कुलेशन का हिस्सा है वो कंप्लीटली चालू है, तो हम क्या करेंगे, पार्शियल स्प्लीनेक्टोमी कर देंगे। ठीक है, आगे देखो, स्प्लीनोग्राफी इट इज परफॉर्म व्हेन देयर इज स्मॉल टीयर ऑन द स्प्लीन एंड जनरल कंडीशन ऑफ पेशेंट इज गुड, द टीयर इज सुचर्ड बाय कैटगट। यदि क्या हो रहा है, स्प्लीनोग्राफी का मतलब होता है कि सिलाई कर देना। ठीक है, पेंट कहीं से फट गई है तो उसकी सिलाई कर देना, उसी तरह स्प्लीन के अंदर छोटा मोटा कट लग गया है तो उसकी सिलाई कर देना। अब यहां पे क्या करना है, यदि क्या हो रहा है, छोटा कट लग रहा है, जनरल कंडीशन पेशेंट की काफी अच्छी है, तो उस टीयर को, उस कट को क्या कर दिया जाता है, सूचर्ड कर दिया जाता है कैटगट से। ठीक है, आगे बात करते हैं कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में क्या करेंगे भाई, स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट देना है पेशेंट को। ठीक है, क्लोज मॉनिटरिंग करना है, किसकी, पल्स रेट की, बीपी की, रेस्पिरेटरी रेट की, हीमोग्लोबिन की, इनकी अपनों को क्या करना है, क्लोज मॉनिटरिंग करना है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो बार बार हमें हीमोग्लोबिन चेक करना है। ठीक है, रिपीटेड अल्ट्रासोनोग्राफी करना है। ठीक है, सीटी स्कैन करवाना है, आईवी फ्लूइड और ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना है यदि रिक्वायरमेंट हो तो इस तरह से आपका स्प्लेनिक रप्चर कंप्लीट हो जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और यदि आप इसी तरह के और भी वीडियो चाहते हैं तो मास्टरमाइंड समीर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।